नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी हेडलाइंस की। प्रदेश में ट्रैक्टर, ट्रॉली और सभी प्रकार के माल वाहनों में सवारियां ढोने पर लगी रोक। 10 दिनों तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। माल वाहनों पर सवारी बैठाने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी आज। मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए सवेरे से ही भक्तों की लगी है कतार। मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की जा रही है पूजा अर्चना। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हो रही रामलीलाओं का मंचन। दर्शकों और श्रद्धालुओं में छाया है उल्लास। रामलीला के कलाकार दर्शा रहे हैं सांप्रदायिक एकता की भावना। और भदोही के औराई में पूजा पंडाल में आग लगने से एक बच्चे सहित 3 लोगों की हुई मृत्यु। 67 झुलसे लोगों को वाराणसी के अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में परिवहन नियमों का सख्ती से पालन कराए जाने और दुर्घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में तत्काल प्रभाव से ट्रैक्टर, ट्रॉली के साथ सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों में सवारियां ढोने पर रोक लगाई जा रही है। इस बारे में यातायात निदेशालय ने भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर और ट्रॉली और अन्य मालवाहक वाहनों से सवारियां ढोने वालों के खिलाफ 10 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और माल वाहन पर सवारी बैठाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री ने कल कानपुर पहुंचकर सड़क हादसे में घायल लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। कानपुर में कल 8 घंटे के भीतर 2 बड़े सड़क हादसों में 31 लोगों की मृत्यु की खबर पाकर मुख्यमंत्री हैलट अस्पताल पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कानपुर जाने से पहले ही सड़क सुरक्षा के संबंध में गृह विभाग और परिवहन विभाग की बैठक करके कड़े निर्देश जारी कर दिए थे। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। इस दुर्घटना में जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें यहां पर मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है। उन सभी 9 लोगों को मैंने अभी देखा है, उनकी स्थिति को देखा है, उनसे बातचीत की है। वे सभी लोग आउट ऑफ डेंजर हैं और मेडिकल कॉलेज की टीम पूरी तत्परता के साथ उनका उपचार का कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवारों को राहत के लिए मृतक परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 2,50,000 रुपए की सहायता दी है। और राज्य शासन की ओर से भी इतनी सहायता उन सभी परिवार के सदस्यों को जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है या जो गंभीर रूप से घायल है, उन्हें उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। और इस खबर पर और जानकारी के लिए चलते हैं लखनऊ में मौजूद दूरदर्शन संवाददाता रामेंद्र सिंह के पास। रामेंद्र, जो मुख्यमंत्री ने कल घोषणाएं की हैं, उन्होंने जो ये सख्ती की है, उन्होंने कहा है कि भाई सड़क सुरक्षा को लेकर इस तरह जो ट्रैक्टर और ट्रॉली पे जो सवारियां ढोते हैं उन पर प्रतिबंध लगा है, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। इस संबंध में एक सवाल ये जहन में आता है कि क्या रामेंद्र आपको लगता है कि गांव लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर इस जागरूकता को फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है? विजय, लखीमपुर और कानपुर में जो ट्रैक्टर दुर्घटनाएं हुई हैं, उसने प्रदेश सरकार को नहीं, उत्तर प्रदेश के पूरे जनमानस को हिला दिया है। 26 लोगों की मौत, 10 लोगों की मौत, ये इतना द्रवित करता है। और छोटी लापरवाही थी। ट्रैक्टर की सवारियां तब की जाती थी जब बाकी सवारियां उपलब्ध नहीं थी। लोग बैलगाड़ी से चले, फिर ट्रैक्टर में शिफ्ट हुए, दूसरे साधन है। ट्रैक्टर को चलाने वाले मैक्सिमम ड्राइवर जिनके पास लाइसेंस नहीं है, शाम को शराब के नशे में चलाते हैं। जिस घटना का जिक्र करें उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। शराब पीने के बाद चलाया गया ट्रैक्टर, जिसके कारण घटना हुई। तो प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं, उनके पास लाइसेंस नहीं। जिस ट्राली में बैठते हैं वो मानव सिक्योरिटी के लिए नहीं बनाई गई है, वो मजबूरी का साधन है।
वो मानव सिक्योरिटी के लिए नहीं, वो ट्राली पलट जाएगी, कोई होगा खुल जाएगी, तो वो सामान ढोने के लिहाज से बनाई गई, अगर खुल भी जाए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, जनहानि होने की संभावना नहीं रहती। ये अवेयरनेस है, ये जो मुख्यमंत्री ने कहा ये अभी अवेयरनेस है, ये स्ट्रिक्टली फॉलो शायद ना हो पाए उतना, लेकिन लोगों को जागरूक करना है कि ट्रैक्टर ट्राली से यात्रा न करे, वो सवारी के लिए नहीं है, और सड़क पर इतनी तेज दौड़ाने के लिए ट्रैक्टर नहीं बनाए जितनी स्पीड में लोग दौड़ा रहे हैं, क्योंकि ब्रेक सिस्टम उसका अभी कई ट्रैक्टरों में इस तरीके का नहीं है, पुराने ट्रैक्टरों में तो बिल्कुल नहीं है, नए ट्रैक्टरों में ब्रेक सिस्टम ठीक हुआ है। तो ये सवारियां ढोने के लिए नहीं, इससे जनहानि की लगातार जनहानि होती रही है, तो ये निर्णय ठीक है और इसमें ज्यादातर जागरूक करने की जरूरत है कि लोग ट्रैक्टर ट्राली की यात्रा स्वयं न करें और ट्रैक्टर ट्राली के मालिक इस तरीके की यात्राओं में अपने ट्रैक्टर को न लगाएं। दूसरे साधन है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो उन साधनों से यात्रा करें, ये सरकार की मंशा है विजय इन घटनाओं के बाद। अच्छा रामेंद्र, सबसे बड़ी चीज ये कि शहरी स्तर पर अगर बात की जाए तो यातायात पुलिस यहाँ पर मौजूद है जो हर चौराहे पर हर जगह चप्पे चप्पे पे तैनात रहती है, लेकिन ग्रामीण लेवल की अगर बात की जाए तो वहाँ हर गली हर मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो वहां पर सवारी ढोने का काम जो धड़ल्ले से किया जाता है, इस जागरूकता अभियान से आपको ये लगता है, और जो मुख्यमंत्री ने 10,000 रुपए का जो जुर्माना लगाया है उससे लगता है कि लोगों की सोच में बदलाव आएगा जरूर? देखिए पिछले दिनों की बात है, अब आप गांव जाइए तो हर सड़क के जो चौराहे हैं, नुक्कड़ है, छोटे छोटे चौराहे हैं, वहाँ पुलिस की सिपाही, अब आप शाम को यात्रा करिएगा तो आपकी समझ में आएगा। रिमोट में जहाँ कोई साधन नहीं वहाँ तो लेबर लाने के लिए, सामान लाने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग हो, लेकिन सड़क पर दौड़ाने के लिए ना हो तो वो पुलिसिंग कर सकती है। ट्रैफिक पुलिस की जरूरत है, ट्रैफिक पुलिस तो वहाँ है जहाँ बहुत यातायात है, उसको नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस है, लेकिन प्रॉपर पुलिस ही इसको रोक सकती है। अगर 2 बार चालान होगा तो दोबारा कोई लेकर के नहीं जाएगा। ये जो सारी चीजें हैं उसको पुलिस नियंत्रित कर सकती है, ऐसा नहीं कि पुलिसिंग की कमी है, पुलिस व्यवस्था ठीक है, और गाँव तक जो सड़कें हैं शाम को पुलिस लगभग हर जगह रहती है, हर चौराहे पर रहती है, अब तो वो चुनौती नहीं है और इसको स्ट्रिक्टली रोका जाना चाहिए। जनहानि किसी भी परिवार से हो, उस घर का वो मुखिया होता है जो चला जाता है और उससे पूरा परिवार टूट जाता है, तो ये बहुत आवश्यक है और इस पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल रामेंद्र, इसको पुरजोर ढंग से चलाने की जरूरत है इस अभियान को, क्योंकि अब समय आ चुका है। इस तरह की जो जनहानि हो रही है वाकई में एक सोचनीय बात है, एक निंदनीय बात है और सबको जागरूक होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता थे रामेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जो ये फैसला लिया है कितना अहम है और इस अहम फैसले में आपको भी जागरूक होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल समाचारों में आगे बढ़ते हैं। शारदीय नवरात्र की आज महादुर्गाष्टमी है। महाअष्टमी पर मंदिरों में भक्तजनों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। इस दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस अवसर पर मां दुर्गा के बड़े बड़े पंडालों में दुर्गा मां की विशेष आराधना की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके समस्त प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को महापर्व दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट की हैं। उन्होंने कहा है कि मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप जगत जननी मां महागौरी से प्रार्थना है कि हम सभी को अपनी ममतामयी कृपा से आच्छादित करें। मां के आशीर्वाद से सभी साधकों के मनोरथ पूर्ण हों। गोरखपुर में शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अष्टमी तिथि की मान में रविवार रात्रि गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में विधि विधान से विशिष्ट महानिशा पूजा का अनुष्ठान पूर्ण कर लोक कल्याण के लिए मंगल कामना की। करीब 2 घंटे तक से अधिक चले इस अनुष्ठान में गोरक्ष पीठाधीश्वर ने गौरी गणेश पूजन, वरुण पूजन, मां दुर्गा का विधिवत पूजन, भगवान राम लक्ष्मण सीता का पूजन सहित अन्य देवी देवताओं का पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने नारियल, गन्ना, केला, जायफल आदि की सात्विक पंचबलि के साथ हवन की वेदी पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि देवता का आवाहन कर पूजन किया। लोक मंगल की कामना के साथ हवन संपन्न किया। दुर्गा पूजा युवा समिति के मनोज साहनी ने बताया कि 43 वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। कोरोना काल के कारण 2 वर्षों से दुर्गा पूजा सामान्य ढंग से मनाई जा रही थी, लेकिन इस वर्ष बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि और दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। माता दुर्गा जी की पूजा अर्चना बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं यहाँ पे। और पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल की वजह से हम लोग पूजा पाठ थोड़ा नॉर्मल तरीके से किए हैं और फिर इस साल
कोरोना काल ना होने की वजह से हम लोगों ने काफ़ी हर्ष उल्लास और धूमधाम के साथ माता दुर्गा की पूजा अर्चना फिर से प्रारंभ कर दी है। इस साल 43वां साल है। जय माता। शारदीय नवरात्र के मौके पर वाराणसी के पंडालों में देवी प्रतिमाओं की छटा देखते हैं। काशी के बंगाली समाज के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उल्लास और उत्साह के साथ भव्य रूप से सजाए गए पंडालों में मां दुर्गा के विविध रूपों के दर्शन और पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ढाक की ताल पर मां दुर्गा की धुनांची से आरती का उल्लेख और उल्लास श्रद्धालुओं को थिरकने पर मजबूर कर रहा है। काशी के आकर्षक पंडालों में मां का दर्शन करने के लिए दर्शनार्थियों का रेला लगा हुआ है। इस मौके पर पंडालों के आसपास लगा मेला भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चलिए बात करते हैं रामलीला बरेली की। इन दिनों पूरे देश सहित बरेली में भी श्री रामलीला का मंचन बड़े ही धूमधाम से हो रहा है। बरेली के अति प्राचीन द्वापर युग से तत्कालीन पांचाल प्रदेश की राजकुमारी द्रौपदी के द्वारा स्थापित विराजमान शिव मंदिर श्री बनखंडी नाथ के प्रांगण में प्रातःकाल श्री कृष्ण लीला और सायकाल में श्री राम लीला का दर्शक और भक्तजन आनंद उठा रहे हैं। वृंदावन के कलाकारों की टोली द्वारा लीला का मंचन बड़े ही लोमहर्षक भाव से किया जा रहा है। रामलीला में माता सीता और कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण का अभिनय करने वाले कलाकारों ने बताया कि वर्तमान समय में केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार के शासनकाल में उनकी कला को लोगों तक पहुंचने का भरपूर अवसर प्राप्त हो रहा है। हम बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं जो हम भगवान के इस तरह से स्वरूप बनते हैं, भगवान का अभिनय निभाते हैं। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, उस चीज़ को हम बरकरार रख रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग श्री धाम वृंदावन से समस्त कलाकारों को लेकर के यहाँ बरेली में पधारे हुए हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी की रामलीला और प्रातःकाल में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का हम लोग यहाँ पर सभी दर्शकों को मंचन करके और सबको दर्शन करा रहे हैं। प्रथम मैं लक्ष्मण जी का रोल किया करता था, फिर अंगद आदि का रोल किया। अब मैं वृद्ध अवस्था में विशेषकर गुरुदेव वशिष्ठ का रोल अदा कर रहा हूँ इस समय। और रामलीला से जुड़े हुए मुझको लगभग 50 वर्ष हो गई। आज मेरी 67 की एज है और बड़ा अच्छा फील करता हूँ। रामलीला से मुझको अनेकों प्रकार के लाभ मिले हैं, अनेकों प्रकार के अवार्ड मिले हैं। इस मेले का शुभारंभ यहाँ के क्षेत्रवासियों ने शहर की और बड़ी लीलाओं को देखते हुए करा था। सन 72 में इस लीला का रजिस्ट्रेशन नंबर 1104 से लखनऊ से रजिस्ट्रेट कराया गया। यहाँ शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्र की हजारों लोग रामलीला व कृष्णलीला देखने आते हैं। हजारों की संख्या में सुबह प्रातः 8 से 12 कृष्णलीला, रात्रि 8 से 12 रामलीला का आयोजन हमारे मंच में होता है। हमारे रामलीला मंचन में वृंदावन से लगभग 35 से 40 कलाकार प्रतिवर्ष लीला का मंचन करने आते। और इस खबर पर और जानकारी के लिए चलते हैं बरेली में मौजूद दूरदर्शन संवाददाता मुकेश पांडे के पास। मुकेश, कोरोना काल के बाद इस तरह का उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। रामलीला को लेकर किस तरह का उत्साह है, बताइए। जी विजय जी, बरेली में भगवान श्री राम के बहुत सारे भक्त हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल 2 साल की कोरोना त्रासदी झेलने के बाद इस बार जो उत्साह दिखा है राम भक्तों में, विशेष तौर से रामलीला के प्रति, कृष्ण लीला के प्रति, वो अद्भुत है, अलौकिक है। बिल्कुल अलौकिक है, ये बात सच है। और मुकेश जी, काफी पुरानी रामलीला है, कई सालों से लगातार चल रही है और इसमें दर्शक तो जुड़ते हैं भाव के साथ और कलाकार भी जुड़ते हैं, तो इससे समाज के ऊपर जो है किस तरह का प्रभाव आप देखते हैं? देखिए विजय जी, भगवान श्री राम को आदर्श पुरुष कहा जाता है। एक आदर्श पुरुष की स्थापना उन्होंने समाज में की थी और अपेक्षा यही रहती है भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर, सुझाए हुए रास्ते पर हमारा समाज चले। जहां तक कलाकारों की बात है तो कलाकार जो मंचन करते हैं विभिन्न पात्रों का, उनकी भी इच्छा यही रहती है कि उनके मंचन से प्रभावित होकर समाज के व्यक्ति राम के बताए हुए रास्ते पर चले, ताकि भारत में राम राज्य की जो स्थापना की बात कही जा रही है वैसा कुछ हम देख पाएं। भगवान राम के आदर्शों को स्थापित करने के लिए सब किया जाता है। और मैं आपको बता दूं विजय जी, अपने दर्शकों को भी बता दूं
कि बरेली में रामलीला का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ 450 साल से रामलीला होती है बड़ा बाग में। और ये जो रामलीला जो बनखंडी नाथ रामलीला है, इसके विषय में कहा जाता है यहाँ एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है जो कि महाभारत काल में द्वापर युग में राजकुमारी द्रौपदी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस मंदिर के प्रांगण में जो रामलीला होती है, संध्या काल में भगवान श्री राम की लीला होती है और प्रातः काल में श्री कृष्ण लीला का मंचन किया जाता है। आसपास के तकरीबन 100 गांव के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में, मोटरसाइकिल पर, बाइक पर सवार होकर के सुबह शाम आते हैं यहाँ पर और लीला का आनंद लेते हैं। जी विजय जी। हाँ मुकेश जी, अच्छा एक चीज है कि सुबह जो है वो कृष्ण लीला का मंचन होता है और शाम को रामलीला का। तो ये जाहिर सी बात है कि रामलीला का समापन तो दशहरे के दिन हो जाता होगा रावण दहन के साथ। तो कृष्ण लीला का समापन जो है कब होता है? ठीक उसी दिन दोनों। अच्छा, उसी दिन जी। और एक बहुत बड़ा आकर्षण है यहाँ की रामलीला का, विशेष तौर से बनखंडी नाथ रामलीला का। यहाँ पर दंगल का आयोजन होता है। इस दंगल में नेपाल, भूटान, आसपास के देशों के पहलवान भी आते हैं अपना भाग्य आजमाने, अपनी ताकत आजमाने। जी। ये मुख्य आकर्षण है जिसके वजह से दूसरे जिलों के लोग भी, दर्शक भी आते हैं और दंगल प्रेमी लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं हमेशा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमसे बात करने के लिए और उत्साह को जो बरेली में रामलीला के साथ है पूरे प्रदेश वासियों के साथ बांटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बुलेटिन में अगली खबर की ओर चलते हैं। मथुरा के समूचे ब्रज मंडल में नवरात्रों में देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करके घर की सुख शांति की प्रार्थना की है। इस समय नवरात्रों में मां के मंदिरों में जनसैलाब उमड़ रहा है। मथुरा नगरी की श्री कृष्ण जन्म और क्रीड़ा स्थली में योग माया के भी जगह जगह बने मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ के मां वैष्णो देवी मंदिर और शहर में कैंट पर काली देवी मंदिर, पुराना बस स्टैंड पर मां चामुंडा देवी मंदिर, रंगेश्वर काली देवी, कंकाली देवी, गायत्री तपोभूमि के सामने प्राचीन मंदिर चामुंडा देवी मंदिर में मां के भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। 9 दिन तक चलने वाली देवी ज्योति का घरों में वास रहेगा। सुख शांति के लिए भक्तों ने व्रत, उपवास और देवी मंदिरों में दर्शन करना चाहिए, उसकी करुणा करनी चाहिए। उसके मात्र देवो भव, उसकी आज्ञा से ही और आशीर्वाद से ही समस्त कार्य संपन्न होते हैं। यहाँ बहुत ही अलौकिक सुख का अनुभव हुआ है। मथुरा में ये जो दरबार बना है माँ वैष्णो का, हम वैसे वैष्णो देवी में व्यक्तिगत रूप से कभी गया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जिस प्रकार दर्शन किया है माँ वैष्णो का, उनके चरण का, इसके अलावा भैरवनाथ का, तो उसी जैसा जो अनुभव प्राप्त हुआ है यहाँ पर और बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन यहाँ पर हो रहा है। जिस नवरात्रि को जागरण करना, नवरात्रि तक देवी का पूजन करना, ये नवरात्रि का विधान है। देवी जो है सकल जगत की सृष्टिकर्ता है और विनाशकर्ता भी यही है। जब जब पृथ्वी पर दैत्य आदियों का आक्रमण होता है तो देवी उनकी रक्षा करती है और इन 9 दिनों में नव देवी का पूजन किया। और 10 बजे के बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भदोही जिले के औराई में दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग लग जाने से एक बच्चे समेत 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। आग लगने से पंडाल में मौजूद 67 लोग झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे 43 लोगों को इलाज के लिए वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर समेत अन्य स्तरीय अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया है कि दुर्गा पूजा पंडाल में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की घटना होने की संभावना हो सकती है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। नवरात्रि की पूजा के लिए एक पंडाल औराई में, जो तहसील औराई है भदोही की, वहाँ पे एक पंडाल था। करीब 150 से 250 लोग वहाँ पे मौजूद थे।
करीब 8:45 से 9 के बीच में आरती जब हो रही थी तो शॉर्ट सर्किट की वहाँ पे घटना हुई, प्रथम दृष्टया जो पता लगा है। और करीब 42 लोग अभी झुलसे हैं जो डिफरेंट डिग्री ऑफ बर्न्स हैं। उनमें से करीब 32 को हमने प्रिकॉशनरी वाराणसी हायर सेंटर्स में रेफर कर दिया है। जैसा मैंने बताया कि प्रथम दृष्टया अभी शॉर्ट सर्किटिंग है, स्मोक एटसेट्रा नहीं था, तो कोई और कारण या साबोटाज अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। हम लोग उसी तफ्तीश करवा रहे हैं, पर पहली प्रायोरिटी पे भी कैजुअलिटीज़ ना हो और सभी लोगों का प्रॉपर इलाज हो जाए, ये हम लोगों ने सुनिश्चित करवाया है। CHCs और सूर्य हॉस्पिटल और बाकी 2 और लोकल हॉस्पिटल से प्रथम दृष्टया सबको इनिशियल ट्रीटमेंट मिलके अब आगे PHU और जो हायर सेंटर्स हैं वाराणसी में, उनमें हम लोग ट्रीटमेंट करवा। और भदोही में हुई दुर्घटना के हालात पर ताजा जानकारी के लिए चलते हैं दूरदर्शन संवाददाता विकास सिंह के पास। विकास, क्या ताजा जानकारी है इस घटना के बारे में आपके पास? जी विजय, बिल्कुल दुखद घटना थी और इस घटना में जो जानकारी हमारे पास लेटेस्ट आ रही है उसमें मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। ये एक बड़ी जानकारी है क्योंकि गंभीर रूप से जो लोग घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि भदोही में तकरीबन 18 लोगों का इलाज चल रहा है, प्रयागराज में 4 लोगों का और वाराणसी में 42 लोग इस समय इलाज इनका चल रहा है। और ये घटना हुई है, इसमें घटना की जांच के लिए SIT टीम का गठन कर दिया गया है। जो प्रथम दृष्टया कारण माना जा रहा है हाइलोजन लाइट के गर्म होने के कारण आग पकड़ने से, ये कारण अभी तक जो पाया जा रहा है। बाकी उसकी रिपोर्ट SIT की जांच के बाद आएगी, क्योंकि वहां पर उस ग्राउंड पे क्या व्यवस्थाएं थी, कितने लोगों की व्यवस्थाएं थी, कितने की परमिशन थी, फायर परमिशन किस तरीके की थी। क्योंकि देखा ये जाता है आमतौर पे जो जिस तरीके से लाइटिंग होती है, जो पंडाल सजाया गया था एक विशेष आकृति का सजाया जाता है, दुर्गा पंडाल हम आमतौर पे देखते हैं, वैसा ही वहाँ पे औराई में भी सजाया गया था। जो आग लगने के कारण एग्जिट गेट एक था, उसके कारण काफी लोग जो निकल गए, जो निकल नहीं पाए, खासतौर से महिलाएं और बच्चे आग की ज्यादा चपेट में आ गए थे, तो वही आग से सबसे ज्यादा झुलसे थे, प्रभावित हुए थे। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने एक अच्छी व्यवस्थाएं की वहां पर। उसके बाद वहां आग की दमकल की, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जिससे आग को काबू पाया जा सका। और उसके बाद जो घायल से उपचार हुए तो उनको तत्काल अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उनके मरीज की अवस्था के अनुसार उनको अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। वाराणसी पहुंचने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर की भी व्यवस्था की गई थी, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं यहाँ पर पुलिस कमिश्नर कर रहे थे, किसी तरीके का कोई ट्रैफिक जाम न रहे और सीधे पेशेंट की एम्बुलेंस सीधे हॉस्पिटल तक पहुंचे। इसके लिए जो है पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई थी और हॉस्पिटल में अब उनका उच्च स्तरीय इलाज हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना को लेकर तत्काल उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि उपचार में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे। इसके द्वारा लगातार जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर समेत तमाम आला अधिकारी भी अस्पताल प्रशासन के साथ कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं, किसी प्रकार बिल्कुल कोई कमी न रहे, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है। अच्छा विकास, इस तरह की जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, इन दुर्घटनाओं के बाद एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है आके। यहां पर इस आयोजन समिति पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि 3 साल पहले भी इसी तरह इसी पंडाल में आग लगी थी, लेकिन उस वक्त उसे कंट्रोल कर लिया गया था। एक बार फिर 3 साल बाद इस तरह की पुनरावृत्ति हुई है। आपको क्या लगता है कि जो इंतजाम था बहुत ही हल्के तौर पे था, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा रास्ता बनाया गया था अंदर जाने के लिए? आमतौर पे हम देखते हैं सजावट के इन पंडालों में विशेष आकृति के बनाए जाते हैं, उसी के लिए जो एक निश्चित एग्जिट द्वार बनाए जाते हैं विजय। लेकिन आमतौर पे जो नॉर्म्स होते हैं उनका पूरी तरीके से पालन हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये प्रशासन की को निगरानी करना चाहिए और इस घटना में जो SIT है वो अपनी जांच में अब सारी कारणों का ब्यौरा देगी। लेकिन आमतौर पे देखा यह जाता है और खासतौर से जो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग उपस्थित थे, और उसके बाद एक और भी कारण सुनने में जो आ रहा है अभी प्रथम दृष्टया है कि वहाँ पर बारिश का अलर्ट था, तो जो पंडाल कपड़ों का बनाया जाता था, कपड़ों के बनाए हुए पंडाल में आग काफी तेजी से फैलती है, और जो बारिश का अलर्ट था तो उसके ऊपर एक पॉलिथीन का कवर्ड कर दिया गया था, तो जो आग को उसने और ज्यादा उग्र बनाने का काम किया था, उससे काफी ज्यादा आग फैल गई, काफी तेजी से फैली आग। उसमें कपड़ों और पॉलिथीन में काफी तेजी से आग फैलती है। वहीं जो जैसा कि मैंने बताया कि आग लगने का जो प्रथम दृष्टया कारण बताया जा रहा था, जो वहाँ हाइलोजन लगा था वो काफी ज्यादा हीट कर गया था, उसी हीट के कारण आग पकड़ी है। बाकी जो है क्या नॉर्म्स है, क्या क्या चीजें हैं, उन सब पे SIT जांच करेगी, किस तरीके से वहाँ पे निगरानी जिन लोगों की वो जिन्होंने बरती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी आने वाले समय में। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमें ये अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल समाचारों में आगे बढ़ते हैं और बदायूं चलते हैं। बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की स्मृति में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया। खिलाड़ियों में जोश भरने के लिए उन्होंने पिच पर पहुंचकर क्रिकेट भी खेला और गुब्बारे भी हवा में उड़ाए।
बाबू कल्याण सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन प्रदेश स्तर पर भी होने चाहिए, जिससे युवाओं में जोश का संचार होता रहे। उन्होंने कानपुर में हुई दुर्घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश भर में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारियां बैठाने पर रोक लगाने के साथ ही बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा होना बेहद जरूरी है। निधन हुआ है। ट्राली से जो भक्त लोग आए थे दर्शन करने के लिए, वापस जाते समय ट्राली पलटने से यह दुखद घटना हुई है। इस पर हम सब संवेदना जाहिर करते हैं। सरकार की ओर से जो भी व्यवस्थाएं हैं वो तत्काल की जा सकती वो की गई हैं, लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। सबसे अपील है, वह माल की ढुलाई के लिए होता है, कृषि से संबंधित सामान की ढुलाई के लिए होता है, उसमें उपयोग करें, ऐसी अपेक्षा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह निकाय चुनाव को लेकर अलीगढ़ में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। वहीं इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सभी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को निकाय चुनाव को लेकर कठोर रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह पूर्व में प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसी तरह निकाय चुनाव में फिर एक बार प्रदेश की जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद जरूर देगी। नगर निकायों में भाजपा पहले से ही अपने सिंबल से चुनाव लड़ती रही है। पिछली बार 16 नगर निगमों में से 14 हम जीते थे, अलीगढ़ और मेरठ हार गए थे। इस बार कुल नगर निगम हो गए 17। 200 से अधिक नगर पालिकाएं हैं, 450 के करीब नगर पंचायत हैं। तो हम सब लोग मिलकर पार्टी के कार्यकर्ता अपनी सक्रियता, मेहनत, अपने संपर्क, अपनी सरकार के काम, अपने विचारधारा से जुड़े विषय के लिए हम काम करते हैं और अपने कामों के आधार पर और जो नगर निकायों में हमारी सरकारों ने काम किए हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद पहले भी हमें मिला है। फतेहपुर के जिला कारागार में गांधी और शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में चित्र प्रतियोगिता और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन पर आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से बंदियों ने समाज में स्वच्छता, समरसता, भाईचारे के साथ जीवन जीने का संदेश दिया। चित्र प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बंदियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर सभी बंदियों ने समाज में गांधी जी की सोच को अपनाकर सत्य, अहिंसा और स्वच्छता के साथ जीवन जीने की शपथ ली। गांधी चित्रकला की प्रतियोगिता हुई और यहाँ पर संगीत कार्यक्रम और अन्य बंदियों की तरफ से नाट्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और यहाँ पे बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कार्यक्रम गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। यहाँ पर इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए 2 तारीख को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे, इससे हम लोग बहुत अहवान है। और मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी, वो जो सोचता है वही बन जाता है। और मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता एक सागर की तरह है। अगर इस सागर की कुछ बूंदें गंदी, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सागर गंदा। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी हेडलाइंस की। प्रदेश में ट्रैक्टर, ट्रॉली और सभी प्रकार के माल वाहनों में सवारियां ढोने पर लगी रोक। 10 दिनों तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। माल वाहनों पर सवारी बैठाने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी आज। मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए सवेरे से ही भक्तों की लगी है कतार। मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की जा रही है पूजा अर्चना। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हो रही रामलीलाओं का मंचन। दर्शकों और श्रद्धालुओं में छाया है उल्लास। रामलीला के कलाकार दर्शा रहे हैं सांप्रदायिक एकता की भावना। और भदोही के औराई में पूजा पंडाल में आग लगने से एक बच्चे सहित 3 लोगों की हुई मृत्यु। 67 झुलसे लोगों को वाराणसी के अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया।